कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीपा गोस्वामी आप सभी का मोनिका एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम हिंदी में अब साहित्य पढ़ रहे हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। व्याकरण हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब जो थोड़ा बहुत पर्यायवाची, विलोम और कुछ ऐसी चीज़ें छूटी हुई हैं, तो साहित्य कंप्लीट होने के बाद हम उसे कर लेंगे, एक उसका एमसीक्यू रख लेंगे। ठीक है, तो साहित्य में मैंने आपको थोड़ा बहुत बेस बताया था आदिकाल का, कि आदिकाल को किसने क्या नाम दिया है, और जो कालों का विभाजन किया गया है वो उसके किस आधार पर किया गया है, किसने किया, किसका काल विभाजन प्रमाणिक है। तो हमने ये सब जाना। तो अब हम लेंगे एमसीक्यू। और दोस्तों, आदिकाल में एमसीक्यू हम दो पार्ट में करेंगे। एक पार्ट में हम करेंगे निर्गुण भक्ति काव्य धारा, और एक पार्ट में हम करेंगे सगुण भक्ति काव्य धारा। ठीक है, और इसमें हमारा लगभग आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और मैंने आपको पहले से ही इनमें आंसर शो कर रखे हैं। आंसरों में मैंने टिक मार रखा है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को ये सब अच्छे से देखना पड़ेगा। और ये एक क्वेश्चन लगभग आपको, अगर मैंने 30 क्वेश्चन कराते तो 30 में से 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं हिंदी साहित्य से। ठीक है, तो चलो देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण कब से कब तक किया है? और ये हम सब जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो भी काल विभाजन किया गया वो प्रमाणिक है। ठीक है, तो देखते हैं। सन 1318 से 1643, या संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। ठीक है, ये है रामचंद्र शुक्ल द्वारा भक्ति काल का निर्धारण। ठीक है, अब देखिए, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्य धाराएं निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आती हैं? ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्य धाराएं आती हैं निर्गुण भक्ति के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए, निर्गुण भक्ति का मुख्य आधार क्या है? जो निर्गुण भक्ति का मुख्य आधार क्या है? श्रीमद् भगवत पुराण। ठीक है, भक्ति आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ? भक्ति आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ? तो दोस्तों, सबसे पहले भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ था दक्षिण भारत में। फिर धीरे धीरे ये उत्तर भारत में आया और फिर पूरे भारत में फैल गया। ठीक है, भक्ति आंदोलन। और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय जाता है रामानंद को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। ज्ञानाश्री काव्य धारा में कौन से कवि आते हैं? ज्ञानाश्री काव्य धारा में संत कवि आते हैं। ठीक है, ज्ञानाश्री काव्य धारा में संत कवि आते हैं। ध्यान रखिएगा, ज्ञानाश्री काव्य धारा में संत कवि आते हैं। निर्गुण राम जभोरे भाई, जगत की गति लखी न जाए। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीर। ठीक है, जो जैसे निर्गुण राम जभोरे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कबीर, क्योंकि कबीर क्या थे? निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। इनको निर्गुण काव्य धारा के मतलब जो प्रधान कहो या इनसे परंपरा चली हो, तो क्या है? कबीर को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? जो संत काव्य धारा है उसका मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? क्या है दोस्तों? अद्वैत दर्शन। संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैत दर्शन। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसकी प्रेरणा से हुआ है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसकी प्रेरणा से हुआ है? वैष्णव आचार्य। ठीक है, जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार हुआ है वो वैष्णव आचार्य के द्वारा हुआ है। और वैष्णव आचार्य कौन से वैष्णव आचार्य के द्वारा? तो हम सबसे पहले नाम लेंगे रामानंद का। ठीक है, अब अगला देखिए। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, और यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं भक्ति क्या है? श्रद्धा और प्रेम दोनों के मिलने से होती है। ठीक है, भक्ति या सिर्फ प्रेम या योग से भक्ति नहीं की जा सकती। जब दोनों का योग होगा तब जाके हम भक्ति हमारी सफल होती है। ठीक है, भक्ति काल का सर्वमान्य समय क्या है? जो भक्ति काल का सर्वमान्य समय माना गया वो क्या माना गया है? 1350 से 1650।
ठीक है। जो भक्ति काल का सर्वमान्य समय माना गया है वो माना गया है 1350 से 1650। अगला क्वेश्चन देखिए, गिरिसन कहाँ से भक्ति आंदोलन का उदय मानते हैं? जो गिरिसन है, जॉर्ज गिरिसन, वो भक्ति आंदोलन का उदय किससे मानते हैं? ईसाई भक्तों से। ठीक है, ये क्या है, खुद एक विदेशी फ्रांस के रहने वाले हैं, तो ये क्या मानते हैं? ईसाई भक्तों से क्या मानते हैं? भक्ति आंदोलन का भारत में उदय मानते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में भक्ति आंदोलन का सूत्रधार कौन नहीं है? रामानंद, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, कृपाचार्य। तो दोस्तों ये सभी क्या हैं? रामानंद, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य क्या है? भक्ति आंदोलन के सूत्रधार है, कृपाचार्य नहीं है। इसमें भी रामानंद क्या है? राम भक्ति धारा के काव्य धारा है, और निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य किसके हैं? कृष्ण भक्ति धारा के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भक्ति साहित्य में मुख्य काव्य शाखाएं कितनी हैं? जो हिंदी भक्ति साहित्य है इसकी मुख्य काव्य शाखाएं कितनी है? कितनी है दोस्तों? 4। ठीक है, हिंदी भक्ति साहित्य की जो मुख्य काव्य शाखाएं हैं वो कितनी है? 4। ध्यान रखिएगा, कितनी काव्य शाखाएं हैं? 4। ठीक है, सूफी काव्य धारा को किसने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है? सूफी काव्य धारा को, यहीं पर आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रयी शाखा, मतलब प्रेमाश्रयी शाखा किसे कहा जाता है? सूफी काव्य धारा को। और प्रेमाश्रयी शाखा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमाख्यान या सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? जो सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? जायसी। ठीक है, ध्यान रखिए, प्रेमाख्यान सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं जायसी, और निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं कबीर। ठीक है, निम्न में से सूफी काव्य के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? सूफी काव्य के प्रथम कवि पूछ रहे हैं, मुल्ला दाऊद। और अगर बोले प्रतिनिधि तो जायसी। ठीक है, प्रतिनिधि बोले तो आप लोग जायसी बोलेंगे, और अगर प्रथम कवि बोलेंगे तो मुल्ला दाऊद। ठीक है, मुल्ला दाऊद के ग्रंथ का नाम क्या है? चंदायन। ठीक है, मुल्ला दाऊद के जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? चंदायन। ये सभी लिखे गए हैं दोस्तों आदिकाल में। ध्यान रखिएगा, आदिकाल को हो या वीरगाथा काल को हो, बीजवपन काल को हो, जो भी नाम आपको उचित लगता है, लेकिन ये सभी लिखे गए हैं आपके आदिकाल में। ठीक है, आगे देखिए, जायसी कहाँ के रहने वाले थे? जायस के। ठीक है, जायसी का पूरा नाम है मल्लिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, जायसी की प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। जैसे अपनी जो प्रसिद्धि मिली थी जैसी को, वो मिली थी पद्मावत से। ठीक है, पद्मावत महाकाव्य की नायिका पद्मावती किस देश की राजकुमारी थी? सिंहल द्वीप की। जो पद्मावत महाकाव्य की नायिका है वो किस देश की राजकुमारी थी? सिंहल द्वीप की। पद्मावत में नायिका पद्मावती या नायक कौन है? रतन सेन। ठीक है, पद्मावत की कथा में किस मुगल सम्राट का प्रसंग आया है? अलाउद्दीन। पद्मावत की कथा में किस मुगल सम्राट का प्रसंग आया है? अलाउद्दीन। जयसी ने बारहमासा में किसकी वीर व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है? नागमती। जयसी ने बारहमासा में किसकी विरह कथा का मार्मिक चित्रण किया है? नागमती। पद्मावत किस भाषा में रचित है? अवधी। ध्यान रखिए, पद्मावत किस भाषा में रचित है? अवधी। ठीक है, राजस्थानी नहीं लगाएंगे, पद्मावत है अवधी भाषा में, और ना ही खड़ी बोली लगाएंगे, ये है अवधी में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत में बारहमासे का आरंभ किस मास से हुआ है? आषाढ़। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों एग्जाम में, समूह के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। पद्मावत में बारहमासे का प्रारंभ किस मास से माना गया है? आषाढ़ से। आषाढ़ के महीने से क्या करा था? पद्मावत को लिखना शुरू करा था। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर कवियों ने हिंदू मुसलमान दोनों को मनुष्य के समान रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। रामचंद्र शुक्ल के उक्त कथन में रिक्त स्थान को सही पूर्ति करिए। तो बताइए इसमें क्या आएगा? सूफी कवियों ने। ठीक है, सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को एक स्वरूप में दिखाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुवन की रचना का क्या नाम है? मृगावती। कुतुवन की रचना का क्या नाम है? मृगावती। जायसी
की प्रत्येक योजना में कौन सा विषम संयोजन है? जैसी की प्रत्येक योजना में कौन सा विषम संयोजन है? पद्मावत काव्य, मोक्ष का प्रतीक। ठीक है। नागमती क्या है? बाकी सभी सही है। नागमती क्या है? दुनिया धंधा। पद्मावती सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है। रतन सेन मन का प्रतीक। और पद्मावत काव्य मोक्ष का प्रतीक, ये गलत है। ठीक है। पद्मावत में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा चौपाई का। जो पद्मावत है इसमें छंद का प्रयोग हुआ है, पहले दोहा फिर चौपाई। ठीक है। जैसे द्वारा पद्मावत में वर्णित 12 मासा का अर्थ है 12 महीनों में नागमती की विरह मनोदशा का वर्णन। जो जैसे ने पद्मावत का वर्णन किया, इसमें क्या किया? नागमती जो रतन सेन की पत्नी थी वह 12 महीनों में नागमती की विरह मनोदशा का वर्णन। जैसे के विरह वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है? एक पक्षीय प्रेम का चित्रण। जैसे कि विरह वर्णन में क्या है? एक पक्षीय प्रेम का चित्रण। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि पद्मावत में प्रकृति के किस रूप का वर्णन किया गया है? सभी का क्या? आलम्बन के रूप का, उद्दीपन के रूप का, मानवीकरण के रूप का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास किस रचना में सूफी काव्यधारा की पहली रचना स्वीकार किया है? किसे किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? मृगावती। चंदायन के रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। ठीक है। चंदायन के रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद। निम्नलिखित में कौन सी रचना जैसी की नहीं है? कौन सी नहीं है? मृगावती। तो दोस्तों आज के हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में रखेंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।